भाजपा का इंटेंशन सरकार बचाने जा रही है ब्रिजभूषण को। क्यों नहीं बचाना चाह रही है? जब वो कठुआ में बचा सकती है, उन्नाव में कुलदीप सेंगर के उसमें रैलियां निकल सकती हैं, जब वो बिल्किस बानो के कन्विक्टेड रेपिस्टों, मर्डरर्स, मास रेपिस्टों को, गैंग रेपिस्टों को रिलीज कर सकती है, और जैसे ही वो रिलीज होते हैं तो आरएसएस के हेडक्वार्टर में उन्हें माला पहनाई जाती है, तो ये चीज हमको हैरान क्यों कर रही है? हमको ये समझ जाना चाहिए कि भाजपा एक सेक्सुअल हैरेसर्स का पार्टी है। जहाँ मोदी जी कहते हैं देश की बेटी के बारे में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जहाँ बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो किस तरह इन बातों को देख रही हैं? मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जहाँ तक बात है, भाजपा को अपना नारा बदल देना चाहिए, क्योंकि हमको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एकदम समझ में आ गया है क्या स्थिति है। बेटी पढ़ाओ के बारे में तो हम जानते हैं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, किस तरीके से स्कॉलरशिप्स खत्म की जा रही हैं, जिससे सबसे ज्यादा इफेक्ट महिलाओं का होता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट महिलाओं पे पड़ता है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से महिलाएं आ रही होती है, सबसे पहले स्कॉलरशिप बंद होने पे उनकी पढ़ाई बंद होती है। जो मिड डे मील है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग स्कूल आते हैं, वो बंद किया जा रहा है, फंड कट हो रहा है। महिलाओं को जो स्कॉलरशिप से अलग से दिया जाता है उसका फंड कट हो रहा है। तो बेटी पढ़ाओ का तो ये मामला है। जामिया में जो बेटियां लीड कर रही थी सीएए का मूवमेंट, उनके ऊपर लाठियां चढ़ाई गई थी, तो हमको मालूम है बेटी पढ़ाओ का क्या मतलब है। लेकिन जहां तक बेटी बचाओ की बात आती है, तो वो सब तो कुछ हो नहीं रहा है। बलात्कारी बचाओ, सेक्सुअल हैरेसर बचाओ, यही सब आंदोलन भाजपा लंबे समय से चलाती रही है। कठुआ से लेकर उन्नाव तक, हाथरस से लेकर अभी जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट हैं जिनको छोड़ा गया है, आरएसएस के ऑफिस में उनको माला पहनाई जाती है। बार बार बीजेपी सपोर्ट में आई है, रैलियां निकाली है, इन सब रेपिस्टों के समर्थन में इनको मालाएं पहनाई हैं, इनको तो आदरणीय नेता बोलते हैं। अभी भी बृजभूषण शरण को इतनी शर्म नहीं है, जनवरी में जब यही रेसलर्स आए थे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने, उसके बाद हर जगह जाकर न्यूज मीडिया चैनल्स में जाकर अपने आप को डिफेंड कर रहा है वो, और ये रेसलर्स को सोशल बॉयकॉट झेलना पड़ रहा है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर ही अपने कामकाज में। इसलिए उनको यहाँ पे वो मजबूर हुई है यहाँ पे आने के लिए। उनको कोई शौक है क्या? आज वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बोला जा रहा है साफ कि उनका मतलब जिंदगी खतरे में है, उनका पूरा करियर दाव पे लगा हुआ है। क्यों आ रही है वो यहाँ पे? इसलिए आ रही है क्योंकि 2012 से शायद पहला कंप्लेन है, जो कंप्लेन्स फाइल हुई है, अब थक गई है। वो जानती हैं कि उनके जाने के बाद भी औरतें आएंगी, बहुत यंग औरतें आएंगी, और वो नहीं चाहती हैं कि जो उन्होंने झेला वो उनको झेलना पड़े, और अब वो खुद भी नहीं झेलना चाहती है, परेशान हो गई है। बोला है उन्होंने खुद अपने उसमें। पहलवानों के साथ ये शोषण क्यों किया जा रहा है मैडम? क्योंकि ये पहलवान भी वही पहलवान है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, और देश को बड़े बड़े सम्मान दिलवाया है, देश का जो गौरव बढ़ाया है, फिर उनके साथ ये अन्याय और उसके बाद सरकार की खामोशी, किस तरह देख रही है दोनों बातों? ये बात शायद विनेश ने खुद एक इंटरव्यू में बोली थी, मैं उनका सुन रही थी। वो कहते हैं कि जब हम मेडल्स लेके आते हैं तब तो आप बहुत हमको ट्वीट करते हैं, हमारे बारे में परिवार का हिस्सा हमें कहते हैं। मोदी जी खुद करते हैं, हमको बोलते हैं परिवार का हिस्सा है, साक्षी मलिक को बोला था। लेकिन अब जब हम अपने रियल मुद्दे लेके आए हैं, आपको बोल रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है और हमें न्याय दीजिए, तो आप हमसे बात भी नहीं करना चाहते, आप हमें अनसुना कर रहे हैं। उल्टा ये कह दिया जाता है कि ये लोग इल्जाम लगा रही है, एलिगेशन लगा रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है। 7 औरतें, जिनमें से एक माइनर है, सब एक स्वर में अलग अलग 2012 से लेकर अभी तक के अलग अलग इंसिडेंट्स के थ्रू एक ही बात कह रही हैं कि बृजभूषण शरण एक सेक्सुअल हैरेसर है। आपको इंक्वायरी करनी है, बिल्कुल करें, हम तो कह रहे हैं कि इंक्वायरी होना चाहिए। आपको एफआईआर लिखने में क्या प्रॉब्लम है? और नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके तहत ऐसा कैसे हो रहा है कि दिल्ली पुलिस जो कंप्लेन कर रहा है उन्हीं को पूछ रही है कि तुम क्यों झूठ नहीं बोल रही हो, ये साबित करो। बृजभूषण शरण से कोई क्यों नहीं पूछ रहा है कि जो तुम्हारे खिलाफ ये एलिगेशंस आए हैं वो क्या है? तुम इस सब चीजों में अक्यूज्ड हो, क्यों इतनी सारी औरतें तुम्हारे खिलाफ ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगा रही है? ऐसा क्या किए हो तुम? उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है? मैडम ये बड़े बड़े चेहरे हैं, तो जब इनका ये हाल है तो आम नागरिकों का क्या हाल होता होगा? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि इतने बड़े सबसे टॉल फिगर्स ऑफ इंडियन एथलेटिक्स, उनको 3 रात से वो सो रहे हैं, फुटपाथ पे उनको सोना पड़ रहा है क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसे एथलीट्स जो इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं देश को, और मोदी जी को तो बहुत अच्छा लगता है ऑप्टिक्स में उनका अच्छा फोटो आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ऐसे लोगों को, इतने टॉल फिगर्स को, इतना मीडिया में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज को यहाँ पे आना पड़ रहा है अपनी बात कहने के लिए। एकदम ये चिंता की बात है। हमारी यूनिवर्सिटी स्पेसेस में, अलग अलग वर्क फोर्सेज में, बाकी कॉलेजेस में जो भी स्थिति होती होगी महिलाओं की, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जीएस कैश वापस हो गया है एक स्ट्रोक में, हर जगह से, मतलब जितना भी देश में यूनिवर्सिटीज है वहां से जीएस कैश वापस हो गया है। क्यों वापस हुआ है? क्योंकि उन जीएस कैशेस में स्टूडेंट्स अपने प्रोफेसर्स के खिलाफ, वीसी, डायरेक्टर, जितने भी पावरफुल लोग थे जो सेक्सुअली हैरेस करते थे अपने पावर पोजीशन का इस्तेमाल करके, उनके खिलाफ केसेस आ रहे थे और जीएस कैश उन पे एक्ट कर रहा था, इसलिए जीएस कैश हटाया गया।
ये एक एग्जाम्पल है कि जब ताकतवर मर्द, वो ताकतवर मर्द जिनके हाथ में महिलाओं का करियर होता है, जिनके हाथ में महिलाओं का पूरा जिंदगी होता है, सम्मान होता है, डिग्निटी होता है, उन मर्दों के खिलाफ आवाज उठाना बहुत मुश्किल होता है। वो आपका पूरा जिंदगी, आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकते हैं और दुनिया आप ही को झूठा समझाएगी। ऐसे मोमेंट पर इतना करेज का बात करना कि यहाँ पे आके बैठना प्रोटेस्ट में, ये बहुत हिम्मत देता है हम सबको, एज स्टूडेंट्स भी और बाकी जो महिलाएं हैं वो भी। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो ऑफिसेज में काम करती हैं उन महिलाओं को सशक्त महसूस हो, वो औरतें जो किसी के घर में काम करती हैं उनको सशक्त महसूस हो कि इस तरीके के सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ वो बोल पाए। लेकिन मैडम क्या लगता है इनको इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से जो है पिछली बार भी बैठी थी, आश्वासन दे दिया गया था, इस बार भी आश्वासन दे के भेज दिया गया था। ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मुझे तो लगता है कि इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि अब हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमको जस्टिस नहीं मिलेगा, और ये कमेंडेबल है। हम लोग भी एज स्टूडेंट्स इनका साथ तब तक देते रहेंगे जब तक इंक्वायरी नहीं बैठती है, बृजभूषण शरण को सैक नहीं किया जाता है। FIR तक नहीं होता है, बहुत दुख की बात है, FIR तक नहीं होता है, क्योंकि देश के ये बड़े चेहरे हैं और महिलाओं, ऊपर से महिला है और उनके साथ जो है ऐसी बिल्कुल गंदे तरीके से जो है घटनाएं घटी है, तो इस पर तो जाहिर सी बात है FIR तो दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल दर्ज होना चाहिए FIR कौन सी बड़ी बात है? कमी यहाँ पे रह गई कि आपका इंटेंशन नहीं है। अगर भाजपा का इंटेंशन, सरकार बचाना चाह रही है बृजभूषण को, क्यों नहीं बचाना चाह रही है? जब वो कठुआ में बचा सकती है, उन्नाव में कुलदीप सेंगर के उसमें रैलियां निकल सकती हैं, जब वो बिल्किस बानू के कन्विक्टेड रेपिस्टों, मर्डरर्स, मास रेपिस्टों को, गैंग रेपिस्टों को रिलीज कर सकती है, और जैसे ही वो रिलीज होते हैं तो आरएसएस के हेडक्वार्टर में उन्हें माला पहनाई जाती है, तो ये चीज हमको हैरान क्यों कर रही है? हमको ये समझ जाना चाहिए कि भाजपा एक सेक्सुअल हैरेसर्स का पार्टी है। मैडम कानून व्यवस्था पर बात करें, जैसा कि योगी जी का भी स्टेटमेंट आया। देखिए, अगर आप समझते हैं कि जस्टिस का मतलब मॉब जस्टिस होता है, अगर आप खुद जो कानून आपको सेफगार्ड करना है एज मिनिस्टर, अगर आप उसको समझते नहीं और उसी का उल्लंघन करते हैं, और जो लोग उसका उल्लंघन करते हैं आप उसके सपोर्ट में आते हैं, तो आप कैसे नेता हैं आपको सोचना चाहिए। आप सिर्फ और उसकी तो बात ही नहीं है, इसकी बात एक इंसिडेंट की है ही नहीं। बात यह है कि वो गरीब लोग जिनको जेलों में सिर्फ इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि किसी और को बचाना है केसेस में, वो गरीब लोग जो पेपर्स नहीं होने के कारण या जमानत का पैसा नहीं होने के कारण सालों साल जेल में बैठे रहते हैं, उसकी बात है। बात इसकी है कि बिना किसी रीजन के, बिना किसी सबूत के मुस्लिम गरीब लड़कों को, दलित लड़कों को, गरीब लड़कों को जेलों में बंद कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए जेलों में बंद कर दिया जाता है इसी व्यवस्था के दौरान क्योंकि इतना कोलैप्स हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का। इसीलिए ऐसा होता है कि यूपी में इनकाउंटर का रेट सबसे ज्यादा है, और वो इनकाउंटर के दूसरे एंड पे कोई भी पिछड़े समाज से, मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाला इंसान हो सकता है। हम एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, हमको डिसाइड करना होगा कि हाँ, क्या हम लोग ये योगी वाले मॉडल के साथ में खड़े होंगे जहाँ पे पुलिस की बंदूक के दूसरी तरफ हम में से कोई भी हो सकता है, हमारे परिवार में से कोई भी हो सकता है, या हम लॉ एंड ऑर्डर के साथ में खड़े होंगे। बात इसकी है। लेकिन मैडम, जो योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश को जो है हमने माफिया मुक्त प्रदेश बना दिया है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज खत्म हो गया है, अब सब कुछ चंगा है। तो माफिया तो सारे सरकार में आ गए हैं ना, इसलिए खत्म हो गया है माफिया का राज। अतीक का उदाहरण दे रहे हैं उन्होंने, असद का उदाहरण दे रहे हैं, अभी मुख्तार अंसारी जो है अंदर है, मीडिया के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि उनका भी नंबर आने वाला है। मतलब ये हम क्या कह सकते हैं कि उनका नंबर आने वाला है, पर हाँ, माफिया का राज में ये चर्चा है। तो योगी जी जो ये दावा करते हैं कि माफियाओं का राज खत्म हो गया है, योगी जी पे खुद गुंडा एक्ट लगने वाला था, और जो इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर उन पे गुंडा एक्ट लगवाने वाला था, उसको ट्रांसफर करवा दिए थे। उसने स्टेटमेंट दिया था मीडिया में। तो कायदे से तो हम जानते हैं आप क्या हैं, योगी जी को मालूम होना चाहिए कि हम सब जानते हैं आप भी क्या हैं, और ये जो आपका दावा है कि इनकाउंटर होगा, ये होगा, वो होगा, वो आप क्यों कह सकते हैं? इतना कंफर्टेबल महसूस करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने के लिए, ये वही कर सकता है जो खुद ही गुंडा है, हम भी जानते हैं। यतीन नरसिंहानंद जो है, वो जो है, जो 3 जो आरोपी है, जो आतंकी है, वो जो अतीक की हत्या किया था, यतीन नरसिंहानंद ने कहा कि उनके परिवार वालों को सम्मान दिया जाएगा, उनकी जो आर्थिक मदद की जाएगी। यतीन नरसिंहानंद खुद किस तरह के व्यक्ति हैं और किस तरह के कम्युनल स्टेटमेंट्स देते हैं, बोलते हैं कि मास स्केल पर हत्या करेंगे मुसलमानों की। ये होते कौन है किसी को ये बोलने वाले की? ऐसे ही लोगों को सम्मानित करेंगे ना। उनके हिसाब से जो सम्मान योग्य है वो इंसान है जिसके दिल में नफरत है, जो सामने वाले की जान लेने के लिए तैयार है, उसकी आइडेंटिटी को देखकर, जो सामने वाले को मारने में संकोच नहीं करेगा। उनको लगता है वही सम्मान की योग्य है क्योंकि वो खुद ऐसे है।